और इंटीग्रेशन में जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है क्षेत्रकलन। क्या नाम है? क्षेत्रकलन, क्वाड्रेचर। और इससे पहले जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसका माय डियर? अनिश्चित समाकलनों का, अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन में हमने इसकी जितनी भी विधियां हैं, मेथड्स हैं, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सेकंड पर जो हमने बात की थी वो की थी निश्चित समाकलन की। किसकी? निश्चित समाकलन की। और निश्चित समाकलन में इसके भी जितने भी जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कुछ ऐसे शॉर्ट मेथड भी थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थे। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रकलन, क्वाड्रेचर। क्षेत्रकलन होता क्या है और क्षेत्रकलन मतलब ज्ञात कैसे किया जाता है? तो क्षेत्रकलन क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है। जैसे देखो अब तक हम बात कर रहे थे निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन में माय डियर हमें सीधा कोई जैसे समाकलन फॉर्म दे दी, जैसे कोई एक गिवन फंक्शन है, ठीक है ना। हम अब तक जो बात कर रहे थे जैसे निश्चित समाकलन की बात करें तो जैसे ये एक्स वाई तल है, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। यहाँ पर ये कोई जैसे वक्र है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर इसकी एक मतलब सीमा दे दी, एक सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी कि जो क्षेत्रफल आप ज्ञात कर रहे हो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है। जो भी है आपको, जो भी गिवन है, जैसे x इक्वस टू ए से x इक्वस टू बी तक। तो ये क्षेत्र हमने फाइंड किया था अब तक। जो क्षेत्रकलन होता है वो भी कुछ इसी तरह होता है। इसमें भी आपको क्या दिए गए होंगे? वक्र दिया गया होगा, और उस वक्र का ही आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब आप उस समतल वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो जो क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रकलन कहते हैं। देखो अब तक तो हमें क्या है कि सीधे कोई वक्र दे दिया और उसकी लिमिट दे दी, हमने उनका यूज किया और हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब आपके ऐसा नहीं होगा। अब आपको वक्र दे दिया जाएगा और आपको उस वक्र के आधार पर जो गिवन कंडीशन होंगी उनके बेसिस पर आपको सोचना है कि इसकी लिमिट क्या होंगी, होगा उसमें निश्चित समाकलन यूज। तो माय डियर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर क्षेत्रकलन आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको निश्चित समाकलन की वीडियोज या उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे बात करें क्षेत्रकलन की तो क्षेत्रकलन सबसे पहले होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी माय डियर? डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है कि समतल वक्रों से समतल वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, समतल वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या माय डियर? ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्रकलन कहलाती है। अब ध्यान देना, मैंने कहा था कि क्षेत्रकलन में हमेशा हम समतल वक्रों का यूज करते हैं। अब बात अगर समतल वक्रों की आ गई तो ये तो पता है कि जितने भी वक्र होंगे वो एक्स वाई तल पर होंगे, ठीक है ना। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार के वक्र होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये तो एक्स वाई तल है भाई, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई हो गया। ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन और ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब तक हम अलग अलग वक्रों के बारे में पढ़ रहे थे या हमने मतलब देखा होगा अलग अलग वक्र।
जैसे मान लो हमने कोई जैसे वृत्त देख लिया, सर्किल, और ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये क्या शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई आपके पास कोई एक वृत्त है, आपके पास कोई एक वृत्त है और जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और आपको अब दे दिया कि भाई ये कोई वृत्त है जिसकी रेडियस ए है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसको आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। वृत्त नहीं देकर जैसे आपको परवलय दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे दिया, या आपको यहीं पर कोई दीर्घवृत्त दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही आपको क्या करेंगे कि अलग अलग वक्र आपको गिवन होंगे और उन वक्रों या कोई गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको x के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने पड़ते हैं। उनको आप एक लिमिट के रूप में यूज करके आप वो एरिया फाइंड करते हैं जो क्या होगा, इन वक्रों से परिबद्ध होता है, वह एरिया जो इन वक्रों से परिबद्ध होता है। अब देखो इनमें एक शब्द यूज लेंगे हम, उसको कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित, सिमेट्रिक। इससे सममित का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वक्र है, मान लो जैसे वृत्तीय हो गया या परवलय हो गया या दीर्घवृत्त हो गया, तो इनमें जो सममिति होती है वो क्या होती है कि जैसे परवलय, भाई आपको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ पर जो वाई है उसकी घात क्या है, सम है, वाई की घात क्या है, सम है, और अगर यहाँ पर वाई की घात सम है तो हमको ये पता है कि ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कुछ इस तरह होता है। ये तो पूरा क्या हो गया, परवलय हो गया, ये इसका नाभिलंब हो गया। और अगर इसकी बात कर रहे हैं ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पॉइंट इसके निर्देशांक क्या होंगे, a0 होंगे। अब ध्यान देना, आपको पता है कि ये x अक्ष है, ये से ऊपर का भाग हो गया और ये से क्या हो गया, नीचे का भाग हो गया। अब इनमें अलग अलग क्या होता है, सममिति का मतलब क्या होता है कि अगर अक्ष से जैसा ऊपर है, अगर सेम आपको नीचे दिख रहा है, अगर अक्ष के जैसा ऊपर जो भी जैसे कोई भी शेप बन रही है, संरचना बन रही है, जैसी अक्ष के ऊपर है, अगर सेम आपको नीचे बनी हुई दिखाई दे रही है, तो मान लेना कि ये इसके क्या हो गई, सममित। मतलब इस वक्र को हम क्या कहेंगे, सममित वक्र कहेंगे। अब माय डियर ध्यान देना कि जो हमारे सममित वक्र होते हैं, जो हमारे सममित वक्र होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो एक्स अक्ष के सममित होते हैं, कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो वाई अक्ष के सममित होते हैं, कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो मूल बिंदु के सममित होते हैं, कुछ वक्र ऐसे भी होते हैं जो दोनों अक्षों के सममित होते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपको ये तो पता लग ही गया कि भाई इस प्रकार के कुछ वक्र या कर्व हमें दिए गए होंगे और उनको हमें गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो प्रक्रिया होती है क्षेत्रफल ज्ञात करने की, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रकलन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो माय डियर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी वक्र में जो y है, अगर किसी वक्र में y समघात है या x समघात के रूप में हो, तो वो क्या होगा, वो किस अक्ष के अनुदिश क्या होगा माय डियर, सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे दो वक्रों की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला वक्र है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और नंबर सेकंड पर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4a/, आ गया। इन दोनों में ध्यान देना, अगर इस वक्र की बात करें तो इस वक्र में जो y है ना, वो क्या है, एक समघात है। भाई y के यहाँ पर जितने भी पद हैं, यहाँ पर केवल एक ही पद है, मतलब जितने भी पद आ जाएं,
अगर y के कितने भी पद आ रहे हैं वो सभी समघात हैं तो वो वक्र हमेशा x अक्ष के प्रति क्या होगा, सममित होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, देखो नंबर 1 के लिए लिख रहा हूं मैं, इसमें लिख दो कि वक्र x अक्ष के अनुदिश, वक्र x अक्ष के अनुदिश सममित होगा, वक्र x अक्ष के अनुदिश सममित होगा यदि y के प्रत्येक पद, यदि y के प्रत्येक पद की घात क्या हो, सम हो। वक्र x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, सममित होगा यदि y के प्रत्येक पद की घात क्या हो, सम हो। माय डियर यहाँ देख लो, y की जो घात, भाई y का एक ही पद है ना, और उस पद में भी y की घात क्या है, सम है। अगर यहाँ पर y की घात सम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद x अक्ष के प्रति क्या होगा, सममित होगा। आई मीन माय डियर, जो इसका कर्व होगा वो आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है ना। अब चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो। अब बात करें अगर इस नंबर सेकंड की, तो माय डियर ध्यान देना, इस नंबर सेकंड की बात करें तो ये देखो, ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। हमें ये देखना है अगर y की घात सम है तो x अक्ष के अनुदिश सममित हो गया, अगर x की घात सम है तो y अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये वक्र है जो y अक्ष के अनुदिश है, वक्र y अक्ष के अनुदिश क्या होगा, सममित होगा, वक्र y अक्ष के अनुदिश सममित होगा यदि x की घात या x के प्रत्येक पद की घात, ऐसे लिख दो, x के प्रत्येक पद की घात, x के प्रत्येक पद की घात क्या हो, सममित हो, सम हो। x के अगर प्रत्येक पद की घात सम है तो वह वक्र y अक्ष के अनुदिश क्या होगा, सममित होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह प्राप्त होगा आपको। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। तो देखो इस तरह के ये तो परवलय के हो गए दोनों वक्र, इनका आपको पता भी लग गया कि वक्र बनाने कैसे हैं, ठीक है ना। ये इसका नाभिलंब होता है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसकी लंबाई क्या होती है, ये होती है, मतलब जो एक चर का एक, मतलब एक घात का जो चर होता है ना, उसका जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वही क्या होता है, नाभिलंब की क्या होती है माय डियर, लंबाई होती है। तो यही क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई हो गई। यहाँ भी नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, 4a होगी, ठीक है ना। अब ये 4ax है तो ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट होंगे a0, ठीक है ना। और इसके भी क्या हो गए, जैसे इस तरह बन गया तो ये भी क्या हो गया, 0 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, अब एक तो हमने ऐसे वक्र देख लिए जो x अक्ष के अनुदिश सममित है। सममित का मतलब यही तो होता है ना, मैं कह रहा था देखो जैसे ये अक्ष है, अब इसके ऊपर भी वही सेम है और नीचे भी वही सेम है, मतलब जो ये है ना वही ये है, तो ये दोनों क्या हो गई, सममित हो गई। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जितने भी सममित वक्र होते हैं उनका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाई दोनों समान ही तो है ना, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसी से गुना किसका कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। एक का क्षेत्रफल निकाल के उसका गुना किससे कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। उससे हमें इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है,
ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें माय डियर, ध्यान देना, एक एक शब्द को मतलब पूरे डिटेल में हम यहां पर समझेंगे। दो वक्रों की बात हम कर चुके हैं। नंबर थर्ड की बात करें तो जैसे एक वक्र आपको ऐसा मिल गया कि जैसे y = x³ आ गया, y = x³ आ गया, तो इस प्रकार के वक्र हमेशा मूल बिंदु के परितः क्या होते हैं, सममित होते हैं। मतलब यहां पर आप रख के भी देख लेना, जो गिवन फंक्शन है ना उसमें अगर आप f(-x - y) रखोगे तो आपको अगेन f(x y) मिल जाएगा। अगर f(-x - y) = क्या हो, f(x y) हो, मतलब जो गिवन कर्व है वो मूल बिंदु के परितः क्या होगा, सममित होगा। तो लिख देना, यह कर्व, यह वक्र क्या होगा, मूल बिंदु के अनुदिश क्या होगा, सममित होगा। मूल बिंदु के अनुदिश सममित होगा। और इसकी जो हमें वक्र फाइंड होगा माय डियर, ध्यान देना, वो कुछ इस तरह होता है। अब देख लो, ये क्या है, ओरिजिन है। अब चाहे ये वक्र ले लो और ये वक्र ले लो, ठीक है ना, दोनों एक जैसे हैं ना, तो दोनों ही इस मूल बिंदु के परितः क्या हो गए, सममित हो गए। ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट बात करें नंबर फोर्थ की, तो इसमें आपको कुछ ऐसे वक्र भी मिलेंगे जो x अक्ष के परितः भी सममित हैं और y अक्ष के भी परितः सममित हैं। जो x अक्ष के परितः, अब तक तो देखो केवल x अक्ष के परितः सममित पढ़ लिए, फिर y अक्ष के परितः सममित पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ ऐसे कर्व भी हैं जो x अक्ष के भी परितः सममित हैं और y अक्ष के भी अनुदिश सममित हैं। जैसे मान लो पहला कर्व, इसकी बात कर रहा हूं मैं, x² + y² = a²। ये क्या है, ये एक वृत्त को दर्शा रहा है और जिसकी रेडियस क्या है माय डियर, a है। ये एक वृत्त को दर्शा रहा है। जैसे मान लो ये वृत्त हो गया और इसकी रेडियस क्या हो गई, a हो गई, तो ऐसा एक वृत्त बन गया जिसकी रेडियस क्या है, a है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट a0 0a -a0 और 0 - a। तो ये एक ऐसा सर्किल है। अब देखो, इस सर्किल की बात करें तो x अक्ष के परितः भी सममित है और y अक्ष के परितः भी सममित है। ठीक है ना। अगेन अगर नंबर सेकंड बात की जाए तो वो हम कर रहे हैं किसकी, दीर्घवृत्त की। ये क्या एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब ये दीर्घवृत्त भी देख लो, चाहे भाई ये भी x अक्ष के परितः भी सममित है और y अक्ष के परितः भी सममित है। थोड़ा ऐसा नहीं होता ये, पर आप मान लेना ये बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब दीर्घवृत्त होता है, वैसे सर्किल सा ही बन गया, लेकिन मान लेना ये क्या एक दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त होता है ना, उसमें एक तो इसका होता है लघु अक्ष और एक होता है इसमें दीर्घ अक्ष। मैं मान रहा हूं यहां पर ये इसका क्या है, दीर्घ अक्ष है। ये क्या है, दीर्घ अक्ष। और जो ये दे रखा है ये क्या है, लघु अक्ष है इसका। अब इसकी बात करें तो यहां भी देखो, आपको इसके जो चारों भाग हैं वो समान दिखाई दे रहे हैं। चारों भाग यहां पर भी क्या हैं, समान है। और ये भी देख लो, x अक्ष के परितः भी सममित है और y अक्ष के परितः भी ये क्या है, सममित है। तो ये जो दोनों वक्र हैं, इसके बाद अगर बात करें अति परवलय की, अलग अलग वक्र आएंगे।
तो ये वक्र क्या होते हैं, एक्स अक्ष के परतः भी सममित होते हैं और वाई अक्ष के भी परतः क्या होते हैं, ये सममित होते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर देखो इन वक्रों में आप हमेशा याद रखना, जब भी आप x=0 रखेंगे, जब भी आप x=0 रखेंगे तो देखो ये इनमें एक खासियत और होती है, इस प्रकार के वक्र हमेशा अक्षों को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं माय डियर, अक्षों को प्रतिच्छेद करते हैं। अक्षों को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। और जो जिन जिन बिंदुओं पर ये अक्षों को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु आपको अगर फाइंड करने हैं तो वो बिंदु कैसे फाइंड होते हैं इसमें, कि जब भी आप x=0 रखेंगे, जब भी आप, जैसे इसकी बात करें यहाँ पर, अब देखो ये कोई एक सर्किल है और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखो इस अक्ष को इस पॉइंट पर कर रहा है, इसको इस पॉइंट पर, इसको इस पॉइंट पर और इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग ये सभी को अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था ना, अरे जो परवलय की बात कर रहे थे वो थोड़ी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, वो सिर्फ एक एक्सिस को क्या स्पर्श कर रही हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर जैसे आपने x=0 ले लिया, यहां पर x=0 ले लिया तो यहां पर आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y² = a² आएगा। मतलब y बराबर कितना आ गया, +-a आ गया। कब, जब x बराबर आपने क्या रखा था 0, तो देखो +a भी आ गया और -a भी आ गया। अगर बात करें किसकी, अगर y=0 रखेंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, +-a आ जाएगा। आई मीन माई डियर, जो इस प्रकार के कर्व होते हैं जो दोनों अक्षों के प्रति सममित होते हैं वो अक्षों को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और वो इंटरसेक्ट पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु अगर ज्ञात करना है तो उसमें x=0 रख दो और y=0 रख दो, आपको वह प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड हो जाएंगे। जैसे आप अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें x=0 रखो तो ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब ये आ गया y² बराबर बना गया। तो यहाँ पर भी y बराबर कितना आ गया, +-b। अब देख लो आप, यहाँ पर इनके जो निर्देशांक होते हैं ये तो हो गया a0, ये हो गया -a0, ये होता है 0b और ये होता है कितना, 0-b। तो यहाँ से आपको y बराबर +- क्या फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया। मतलब आपको ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट आपको प्राप्त हो गए। और यहाँ पर देखो ये तो x=0 रखा था, वहीं अगर बात करें y=0 की तो क्या आ जाएगा, x² a² = 1। आई मीन x कितना आ गया, +-a आ गया। अब आप एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस ले लो। इनमें जो आपको इक्वेशन आएंगी उनमें आपको हमेशा भाई पता कैसे लगेगा, एक आपको दीर्घ अक्ष मिलेगा और एक क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर लघु अक्ष मिलेगा। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे इसमें माय डियर, देखो ध्यान देना, इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसके नीचे लिखना है, यदि वक्र, या ऐसे लिख लो, वक्र x अक्ष व y अक्ष दोनों के अनुदिश, x अक्ष व y अक्ष दोनों के अनुदिश सममित होगा यदि x व y के प्रत्येक पद की घात क्या हो, सम हो या समघात हो।
अगर x और y के प्रत्येक पद की घात क्या हो, सम हो, मतलब समघात हो, तो उसमें हम कह देंगे कि ये जो वक्र हमें फाइंड होगा वो x और y दोनों अक्षों के परत या अनुदिश क्या होगा, सममित होगा। ठीक है ना। एक आपको जो रेखा के जैसे कितने हो गए, कुल मिला के 5 हो गए। आपको कोई जैसे वक्र रेखा का भी फाइंड हो जाएगा, जैसे y बराबर 5x आ गया। ये क्या है, अरे कोई एक सिंपल लाइन ही तो है ना रेखा, और जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है ना। तो इस तरह के भी वक्र आपको प्राप्त मतलब दिए जा सकते हैं, और उनका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। बशर्ते इसमें क्या होगा, आपको जैसे कह दिया कि x अक्ष के अनुदिश निकालना है, और x बराबर कितना दे दिया, जैसे 4 दे दिया, x बराबर 4 तथा x अक्ष के अनुदिश इस वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकलवा रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो इस स्थिति में हमें ये क्षेत्र फाइंड करना पड़ता है। अब वक्र हमें सिर्फ वक्र देगा और एक कंडीशन देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो क्या बनाना है, आकृति बनानी है। उस आकृति के हिसाब से देखना है कि भाई जो क्षेत्र हमें फाइंड करवा रहा है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। उसके बाद उसमें x की क्या निकालनी है, एक तो न्यूनतम और एक अधिकतम मान निकालना है, और वही उसकी क्या होंगी माय डियर, लिमिट होंगी। जैसे मान लो ये वक्र आपको दे दिया y बराबर 5x, और ये कह रहा है x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 4 के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो इसमें क्या करना है, देखो ये क्षेत्र ही तो निकालना है ना, तो इसमें जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर 4 तक हो गई। भाई यहाँ से यहाँ तक की तो बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। जब भी आप लिमिट लेते हो, जैसे 0 से लेकर 4 तक ले ली, तो इसमें तो ये सब इसकी बात हो गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट की। लेकिन हमें इसमें भी केवल ये छांटना है और ये छांटना है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। और ये क्या, ये गिवन कर्व भी तो है ना, तो ये हो गया कितना, 5x dx हो गया। भाई धनात्मक अक्ष में हमेशा हम क्या कर रहे हैं, जो एरिया निकाल रहे हैं वो धनात्मक अक्ष का निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कंप्लीट एरिया हमें फाइंड हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, और इसका जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, देखो एक पॉइंट और होता है कि यदि किसी वक्र में लिखना, इसको नोट लगा के लिख दो चाहे, यदि किसी वक्र में अचर पद नहीं हो, यदि किसी वक्र में अचर पद नहीं हो, तो वह हमेशा कहाँ से, मूल बिंदु से गुजरता है। तो वह हमेशा कहाँ से, मूल बिंदु से, ओरिजिन से गुजरता है। अब ये बात तो आप भी जानते हो भाई, अगर कोई भी कर्व है, उस कर्व में आपको पता है कि अचर पद है ही नहीं। अब अचर पद नहीं है तो आप जैसे उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखने पर हमेशा y 0 ही तो मिलेगा। जैसे यही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है ना, या y इक्वल टू x है, या y इक्वल टू 6x है, जो भी है। मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्व आपको गिवन है उसमें अचर पद नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अब देखो इन कर्वों में अगर अचर पद है नहीं, यहाँ पर आप x बराबर 0 रखेंगे, y 0 मिल गया। अब x 0 रखने पर आपको y 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपको ऑर्डर पेयर मिला है किरमित युग में, वो आपको 1 0 0 मिल गया। और 0 0 खुद क्या होता है, अरे मूल बिंदु के तो निर्देशांक होते हैं ना, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको मूल बिंदु के निर्देशांक मिल गए, मतलब ये कर्व जरूर कहाँ से निकल रहा है, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी आप रख के देख लो, यहाँ भी रख के देख लो। अगर वहीं पर आपसे ये कह दे y = 6x + 5 दे दिया, y = 6x + 5, मतलब इस वक्र के समीकरण में क्या है कि अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। और इसमें अगर अचर पद दिया गया है, इसमें आप अगर x का रखोगे 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब ये कर्व कभी भी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ये कर्व कभी भी मूल बिंदु से, भाई मूल बिंदु से कब गुजरता, जब x बराबर 0 रखने पर y भी कितना आ जाए, 0। और ये केवल तभी पॉसिबल है कब, जब इसमें कोई भी अचर पद गिवन नहीं हो, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब जो मेन मुद्दे पर आते हैं, जो ये प्रश्नावली आपको दी हुई है, इसमें सबसे पहले देखो हमें क्षेत्रकलन का मतलब क्या होता है, अरे एक क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करते हैं हम, क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ही तो निकालते हैं ना। अब जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसमें जो प्रक्रिया होती है उसको निकालने की, वही क्या होता है, क्षेत्रकलन होता है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए माय डियर ध्यान देना, सबसे पहले हमें जो गिवन कर्व है, जो भी हमारे को गिवन कर्व है, उसमें सबसे पहले उसका एक क्षेत्र देखना पड़ता है कि भाई जो ये किस क्षेत्र को घेर रहा है। भाई आपको कोई गिवन कर्व दे दिया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो फिक्स क्षेत्र देखोगे और उसी क्षेत्र का फिर आप क्या करोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। उसी क्षेत्र का क्या करोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो माय डियर सबसे पहले अगर बात करें किसकी, क्षेत्र की, रीजन की, किसकी बात करें माय डियर, रीजन की। ठीक है ना। अब देखो क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र यही होता है कि जैसे मान लो आपको कोई कर्व दे दिया, y = वही 5x दे दिया और x क्या है, 0 से लेकर x = 4 है। तो आपने कह दिया कि भाई ये कोई एक लाइन जा रही है और यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा है, 4 तक की, मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये क्षेत्र ही तो हो गया ना, सबसे पहले ये क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चाहे कर्व कोई भी दिया गया हो, सबसे पहले उस वक्र को y बराबर f(x) के रूप में लिखना है। सर्वप्रथम वक्र को y = f(x) के रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम वक्र को y बराबर f(x) के रूप में लिखते हैं तथा x के न्यूनतम व अधिकतम मान को ज्ञात किया जाता है। देखो कोई भी वक्र दिया गया हो, सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि उस वक्र को y बराबर f(x) के रूप में लिखें, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर सेकंड हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि इसमें जो x है वो उसका न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है, मतलब x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इसकी सीमा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है।
अरे भाई कभी आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हो, वर्ग का निकालते हो, तो सबसे पहले तो आपको वो क्षेत्र देता है ना कि इतने सेंटीमीटर लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तभी तो उसका आप क्षेत्रफल निकालते हो। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर आपको कोई वक्र देगा। अब पहले तो आप वो वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र निकालना है, मतलब x का न्यूनतम मान क्या होगा और x का अधिकतम मान क्या होगा। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है माय डियर, ये है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो इसको, जो वक्र है वो दे रखा है एक्स बाई स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। ये कोई वक्र की इक्वेशन है, कोई वक्र, एक वक्र का क्या है माय डियर, एक समीकरण है। मैंने कहा अब देखो सिर्फ आपको ये समीकरण दे दिया, अब ये कह दिया इसमें से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें सिर्फ एक वक्र दिया गया, एक कर्व दिया गया है। अब ना तो हमें ये पता कि इस वक्र में जो क्षेत्र हम निकाल रहे हैं उसमें x का निम्नतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको ये करना है कि उस दिए गए वक्र को y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखना है। तो इसको अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखें माय डियर, तो हमें क्या करना है, x को इधर भेजना पड़ेगा। मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। लेकिन हमें कौन चाहिए, अरे y चाहिए ना। और यहाँ पर अगर हमें y चाहिए तो ध्यान देना माय डियर, y बराबर कितना हो गया, रूट ऑफ प्लस माइनस लगा दो ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया। ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बाई इक्व टू कितना आ गया, प्लस माइनस ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। चलो ठीक है भाई, इतना काम तो हो गया कि जो हमें वक्र दिया गया था जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसका हमें सीधा आ जाएगा आपको वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। तो जिस वक्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है उसको हमें, पहली कंडीशन को तो हमने पास कर लिया, मतलब इस वक्र को हमें y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख दिया है। अब जो दूसरी चुनौती हमारे सामने आती है वो ये आती है कि भाई इसमें x का न्यूनतम मान क्या होगा और अधिकतम मान क्या होगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इससे, अब देखो ये खुद किस में, रूट में। हमें पता है कि रूट में ना तो हम इनफाइनाइट ले सकते हैं, अपॉन जीरो तो बनाना ही नहीं है, और ना इसमें हम नेगेटिव ले सकते हैं। अब x का मान, भाई a क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है ना, कोई संख्या होगी कोई भी। अब हमें पता है कि हम x का मान ग्रेटर देन a नहीं ले सकते। एक तो क्यों ना ले सकें भाई, x का मान अगर आपने a से बड़ा ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा, ऋणात्मक नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर अगर नेगेटिव बन गया तो रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये पता लग गया कि x है ना वो हमेशा a या a से कम आएगा। a तो आप ले सकते हो क्योंकि जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो से कम आते ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब एक तो आप x a या a से क्या लेंगे, कम लेंगे। अब a या a से कम तो भाई बहुत होता है, भाई x कोई नंबर होगा। अब कितना कम लेना है, अब आ जाओ देखो, जैसे मान लो आपने जीरो पर आ गए आप, भाई जैसे मान लो ये कोई भी 5 है, a बराबर क्या 5 है। अब आप 5 ले लिया, 5 से कम लेते गए और आप कहाँ आ गए, जीरो पर आ गए।
मैंने कहा था आपको जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर जीरो रखेंगे तो a माइनस जीरो अपॉन जीरो, और अपॉन जीरो आते ही ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब जीरो भी नहीं लेना है इसमें, जीरो से बड़ा आप ले सकते हो कोई 5, जैसे ये 5 है या a ही है तो a या a से छोटा और जीरो से बड़ा ले सकते हैं अभी तक। अब मान लो चलो जीरो मत लो, जीरो से छोटा लेके देख लो, जैसे माइनस 1 ले लिया आपने, तो चलो ठीक है ये हो गया 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1, लेकिन अपॉन में क्या आ गया -1, और अपॉन में -1 आ गया तो मतलब ये फिर से ऋणात्मक बन गया। तो इसमें हम नेगेटिव भी नहीं ले सकते, ना तो a से बड़ा ले सकते हैं, ना जीरो ले सकते हैं, और ना नेगेटिव ले सकते हैं। मतलब माय डियर ध्यान देना, यहाँ पर जो x होगा ना, यहाँ पर जो x होगा वो पहली बात तो a या a से कम होगा, और इधर ये क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। भाई x क्या लेना है, जीरो से क्या लेना है, बड़ा लेना है। जीरो इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, a हो गया। मतलब x का मान जीरो से तो बड़ा होना चाहिए और a या a से क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। आ गया समझ में। तो इस तरह आपको, या तो आपको वैसे जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे उसमें नॉर्मली आपको पता लग जाएगा कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो वहां पर आपको इसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको पता तो लग गया कि यहां जो क्षेत्र है ना हमारा, वो 0 और a के मध्य में ज्ञात करना है। जो हमें क्षेत्र फाइंड करना है इस वक्र के लिए वो क्या है, 0 और a के मध्य में ही है। ठीक है ना। तो इसको आप सीधा चाहे इंटीग्रेशन कर दो कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक आ गई, a तक, और ये आ गया प्लस माइनस a रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स और dx आ गया। मतलब ये जो हमारा गिवन कर्व था ना, उससे हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड हुआ है। और मैंने कहा था आपको क्षेत्रफलन के लिए हमेशा आपको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज में आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन की क्लासें नहीं ली हैं तो पहले उनको सीखिए और फिर क्या करना है, आपको क्षेत्रफलन देखना है। अब देखो ये, अब इंटीग्रेशन तो भाई आप कर ही लोगे क्योंकि बहुत दिन से करते आ रहे हो। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, प्लस माइनस a इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर a तक रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है और जो आपका रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रेशन का, जो रिजल्ट आपको फाइंड होगा वही क्या होगा माय डियर, इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी वक्र दे रखा है, कर्व दे रखा है, उससे परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकालना है माय डियर, क्षेत्रफल निकालना है। किसी भी वक्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना कि जो क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं, जो क्षेत्र हमें ज्ञात करते हैं उसके कुछ रूप भी होते हैं अलग अलग। इसका मुझे आंसर कमेंट में बताना, अगर नहीं हो तो मैं इसको करा दूंगा। जो हमारा जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उनमें सबसे पहली कंडीशन आती है, ध्यान देना, वो आती है सममित वक्रों का क्षेत्रफल। मतलब यहां पर हमें सिमेट्रिकल एरिया फाइंड करना पड़ता है, सिमेट्रिकल एरिया। ठीक है ना। अब
मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सममित वक्रों का क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। अब जो हमारे सममित वक्र होते हैं वो चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश सममित हों या वाई अक्ष के अनुदिश सममित हों या फिर दोनों अक्षों के अनुदिश क्या हों, सममित हों या मूल बिंदु के अनुदिश सममित हों। देखो ध्यान देना, अगर इसमें लिखना चाहो आप, लिखना यदि कोई वक्र एक्स अक्ष के अनुदिश, या ऐसे लिख दो अक्ष के अनुदिश ही लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि अक्ष कोई सा भी हो सकता है, एक्स वाई या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिख दो यदि कोई वक्र, जैसे कोई अक्ष है या रेखा है या मूल बिंदु है के अनुदिश सम्मित हो, के अनुदिश सम्मित हो, यदि कोई वक्र चाहे वो अक्ष के अनुदिश सम्मित है, चाहे किसी रेखा के अनुदिश सम्मित है या चाहे वो मूल बिंदु के अनुदिश सम्मित है, ठीक है ना। तो इन सब के अनुदिश अगर कोई वक्र है वो क्या हो, सम्मित हो, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तब उस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, देखो इसमें हम करते क्या है, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वक्र है, जैसे मान लो कोई सर्किल ही है ए रेडियस की, ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या है माय डियर, ए है। तो ए रेडियस की कोई सर्कल है, हमें पता है कि इसमें जो ये है वही ये है और वही ये है और ये भी वही होगा, मतलब इसके चारों भाग क्या हैं, बराबर हैं, और चारों भाग बराबर हैं, मतलब ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश भी सम्मित है और वाई अक्ष के अनुदिश भी सम्मित है। अब ये तो है नहीं तुम अलग अलग भागों के 4 बार क्या करोगे, एरिया फाइंड करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। तो इनमें हम क्या करते हैं माय डियर, ध्यान देना, किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि जो एक भाग है वैसे ही और 3 भाग हैं, तो एक का निकाल के क्या करते हैं, इनटू क्या कर देते हैं, उसमें 4 से कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, अब इसमें हमें पता है कि ये 0 है और 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें 4 का इनटू करके 0 से ए तक, और जो इसका इक्वेशन होती है क्या होती है माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखना है वक्र को, तो ये y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जब आप एरिया निकालोगे, भाई 4 का इनटू आपने कर ही दिया इसमें, वैसे इसमें हमेशा प्लस ही लेते हैं, प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि माय डियर आपको भी पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कभी सुना है क्या किसी, मतलब कोई भी एरिया ऋणात्मक आ गया, नहीं होता ना, हमेशा जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो क्या आता है, धनात्मक। तो इसको आप चाहे इस तरह लिख दो, या जो भी आपको नेगेटिव भी आए उसको भी आपको क्या लिखना पड़ता है, पॉजिटिव लिखना पड़ता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी, या ऐसे लिख दो, दिए गए वक्र के किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर, उसके किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर वक्र में दिए गए
भागों की संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा था ना भाई, कोई भी वक्र है हमें बताइए सममित वक्र है, ठीक है ना। अगर ये सममित वक्र है तो किसी एक भाग का तो आप क्षेत्रफल निकाल लो, और इसमें जितने भी भाग है ना समान, उनका उनमें क्या कर दो, गुना कर दो, ठीक है ना। ऐसा करने पर आपको क्या फाइंड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ऐसा करने पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये कैसे ज्ञात हो गया, तो ये मैं आपको अच्छी तरह करा चुका हूँ। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कराया है ना, एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। उससे आपको सॉल्व करना है, लिमिट लगानी है, और लास्ट में ये आ जाए। और ये आप डायरेक्ट भी मैं आपको लिखाऊंगा आगे चल के कि कुछ आपको क्षेत्रफल सीधे भी याद रखने, जैसे वृत्त का है, दीर्घ वृत्त का है, परवलय का है, एस्ट्रॉयड का है, ये आपको सीधे ही याद रखने, परवलय का, ठीक है ना। तो ये सभी आपको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, उनको याद रखना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए तो इनको सीधा क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि सममित वक्रों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसके लिए आप एग्जाम्पल यही रख लेना। अरे भाई जो एग्जाम्पल आप अगर इसमें रखना चाहो तो क्या रख लेना, जैसे वृत्त है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें आप ये इसका चित्र बना लेना, फिगर हो गया, ठीक है ना। इनकी ये क्या हो गई, कोऑर्डिनेट A0 0A माइनस A0 और 0 माइनस A। रेडियस क्या है इसकी, इसकी भी A है भाई, सब जगह समान ही तो होगी ना, ठीक है ना। तो इसका हम अगर एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से A रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बार बार वो मत कहना कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो माय डियर अगर आपको नेगेटिव भी दिखे तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेगेटिव को भी क्या बनाना है, यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है। तो इसका एरिया मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप फाइंड कर लेना पाई ए स्क्वायर। वैसे आगे मैं बता भी दूंगा इसका कैसे निकला है, ठीक है ना। अब देखो नंबर सेकंड, एक तो हो गया सममित वक्रों का क्षेत्रफल, एक तो क्या हो गया सममित वक्रों का क्षेत्रफल, दूसरा होगा कि धनात्मक व ऋणात्मक भागों का क्षेत्रफल। भाई कुछ वक्र आपको ऐसे भी दिए गए होंगे जिनमें कुछ भाग तो उनका धनात्मक है और कुछ भाग क्या है, उनका ऋणात्मक है। तो उस स्थिति में उनका एरिया कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब आपको मिल गया, जैसे अब लिखना नेक्स्ट अपना नंबर सेकंड, धनात्मक व ऋणात्मक भागों का क्षेत्रफल। अब जैसे ध्यान देना, आपको कोई वक्र मिल गया, जैसे ये दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स। जैसे हमने पढ़े भी थे कि जो नियम था हमारा कि कुछ फलन आपको ऐसे भी दिए गए हैं होंगे जो एक से अधिक नियमों का पालन करते हैं। जहाँ पर हम ब्रेक करते थे ना लिमिट्स को कि हाँ यहाँ पर लिमिट ब्रेक हो गई, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर काम करेगा। अब देखो जैसे y बराबर साइन एक्स दे दिया आपको, ये कोई क्या है, फलन है, फंक्शन है, ठीक है ना। और इसमें जो आपको लिमिट दे रखी है वो दे रखी है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, जैसे ये दे दिया 3π/2, कि आपको ये तो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, और जो एरिया आपको फाइंड करना है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 3π/2 तक फाइंड करना है। जो एरिया निकालना है आपको वो कहाँ से निकालना है, 0 से लेकर 3π/2 तक निकालना है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इसके वक्र की, और साइन एक्स का वक्र आप अच्छी तरह जानते हो,
नहीं जानते तो त्रिकोणमिति में पढ़ लेना। -1 से 1 और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो साइन जब 0 से चलना प्रारंभ करता है तो कुछ इस तरह चलता है। यहां तक इसका एक साइकिल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये 0 है, ये कितना होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है कितना 3π/2, ये 2π हो गया। अब ये कह रहा है कि जो एरिया आपको फाइंड करना है, जो क्षेत्रफल निकालना है वो x = 0 से कहाँ तक है 3π/2 तक निकालना है। अब 0 से 3π/2 तक का एरिया कौन सा हो गया, देखो ये हो गया और ये हो गया। मतलब ए एरिया आपको क्या करना है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें आप ध्यान देना, जैसे 0 से लेकर पाई तक तो ये क्या दे रहा है, अरे धनात्मक है, लेकिन पाई से 3π तक क्या हो गया ये ऋणात्मक हो गया। या मान लो π/2 से 3π/2 तक है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। यहां से यहां तक तो धनात्मक है और यहां से यहां तक क्या हो गया ये ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार के अगर वक्र आपको दिए गए हों तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो माय डियर ध्यान देना, इनमें हमेशा याद रखना है कि धनात्मक को तो 1 रख लेना, एक मतलब 1 नहीं रखना है, मतलब धनात्मक को तो ऐसा ही रख लेना। और जो ऋणात्मक है हमें पता है भाई, ये तो आप भी जानते हो कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ऋणात्मक में हमेशा क्या करना है, मापांक का चिन्ह लगाना है। ऋणात्मक में मापांक का चिन्ह लगाना है। मतलब ऐसे लिखो, देखो अगर इसको लिखना चाहो कि यदि कोई वक्र इस प्रकार है कि उस वक्र के क्षेत्र में, उस वक्र के क्षेत्र में धनात्मक व ऋणात्मक भाग मौजूद हो या विद्यमान हो, ठीक है ना, तब उस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए धनात्मक भाग को तो ऐसा ही रख देते हैं या धनात्मक भाग का क्षेत्रफल ऋणात्मक भाग के क्षेत्रफल का मापांक लेकर योग कर देते हैं। क्षेत्रफल के साथ लिख देना, इसमें धनात्मक भाग के क्षेत्रफल के साथ ऋणात्मक भाग के क्षेत्रफल का मापांक लेकर क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। मतलब इस तरह आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी आपको फंक्शन गिवन है और आपको पता है कि गिवन फंक्शन में कुछ भाग तो धनात्मक है लेकिन कुछ भाग क्या आ रहा है ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि जो ऋणात्मक भाग है ना माय डियर, उसमें हमें क्या करना है, मोड लगा देना है। मोड का मतलब है कि अगर उसका एरिया नेगेटिव भी आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लिख भी देना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब जैसे यही है, आप एग्जाम्पल इसमें लिखना भी चाहो तो इसको ही लिख देना।
y इक्वल टू साइन एक्स आ गया, जहाँ x क्या है 0 से 3π/2 परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसके लिए आपको ये तो क्या बनाना है, अरे इस तो चित्र को बना लेना आप। इस चित्र को बनाने के बाद माय डियर देखो, पहले तो जो 0 से लेकर पाई तक लिमिट ले लेना भाई। जो धनात्मक है ना वो 0 से लेकर पाई तक है, तो इसको तो आप सीधा लिख देना भाई 0 से लेकर पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस। अब हमें पता है कि पाई से लेकर और 3π/2 तक, पाई से लेकर 3π/2 तक ये क्या देगा, नेगेटिव है। और ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, इसमें क्या लेना है, मोड लेना है। तो पाई से लेकर कहाँ तक आ गया, 3π/2 तक साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब जब भी आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, इसको रहना पड़ेगा। तो जो आपको फाइंड होगा ना वही इसका क्या होगा माय डियर, एरिया होगा। अब ये मत कहना सर क्वेश्चनों को ऐसे ही छोड़ते जा रहे हो, ठीक है ना। इनको बहुत हम कई बार, असंख्य बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान देना, नेक्स्ट जो नंबर 3 है, देखो एक तो सममित भागों का क्षेत्रफल हमने देख लिया। एक अगर धनात्मक और ऋणात्मक भाग दिए गए हों तब उनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज करेंगे और तब फिर से मैं आपको इनको बताऊंगा और आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 3 है कि जब दो वक्र क्या करते हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, जब दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल, दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना। जो हमें दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है माय डियर, ध्यान देना कि इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन होती है। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई एक तो अक्ष थे और उन अक्षों के साथ हमें कोई एक वक्र दिया गया था, एक तो अक्ष थे और अक्षों के साथ हमें कोई एक कर्व दिया गया था और वहीं से हम उनका एरिया फाइंड कर रहे थे। अब मान लो आपको एक वक्र नहीं देकर दो वक्र दे दे, एक वक्र नहीं देकर दो वक्र दिए गए हों, तब आप एरिया कैसे फाइंड करोगे। लिखो पहले, सबसे पहले देखो, मानो जैसे दो वक्र हैं, माना दो वक्र, जैसे एक तो हो गया y बराबर f1x तथा दूसरा हो गया क्या y इक्वल टू f2x है। तब ये कोई दो वक्र दिए गए हैं, y बराबर एक तो f1x और एक क्या है f2x है। अब इनमें भी क्या होता है कि दो कंडीशन काम करती हैं, इनमें भी दो कंडीशन काम करती हैं। दो कंडीशन क्या है कि चलो मान लो भाई एक तो ऐसा हो सकता है कि दोनों वक्र क्रम से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। जब, ध्यान देना माय डियर, जब दोनों वक्र दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हो। जब दो वक्र दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब अगर बात करें दोनों वक्रों की तो कुछ इस तरह है। जैसे मान लो, जैसे एक वक्र तो आपका ये हो गया
और एक वक्र ऐसे हो गया। अरे हो सकते हैं ना वक्र, कोई फिक्स थोड़ी है कि वक्र भाई नहीं साहब ऐसे वक्र नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं वक्र तो, ठीक है ना। और आपको पता है कि मान लो ये वक्र तो हमारा f1x है और ये कौन सा है f2x, और ये दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, देखो एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट आ गया ये, मतलब दोनों वक्र दो अलग अलग दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको ये एरिया फाइंड करना। देखो जब हम ये एरिया फाइंड करेंगे, जैसे एक तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, जैसे मान लो x = a मिल गया, अरे कोई जो आपको वक्र दिया गया हो आप उससे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेना। लेकिन यहाँ मैं x = एक तो a मान रहा हूँ और एक क्या मान के चल रहा हूँ b, ठीक है ना। अब बात ये आती है भाई, जो परिबद्ध क्षेत्र है वो यही तो होगा ना। हमें तो अब तक केवल एक ही वक्र दिया गया होता था, जैसे ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया कुछ भी गया, और हमें क्या करना पड़ता था, लिमिट लेते थे, और अगर सम में थे तो 2 का गुना कर दिया, 4 का कर दिया, नहीं है तो सीधा निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमेशा देखो जो एरिया निकलता है ना वो या तो अक्ष से ऊपर ही निकलेगा या अक्ष के नीचे निकलेगा, ठीक है ना। अब मान लो जैसे एक ही कर्व होता है, ये कर्व, अगर हम बात करें सिर्फ इस कर्व की, तो अगर हम लिमिट x = a से b तक ले लें और इस कर्व को उठा लें, इस कर्व की इक्वेशन को ले लें, y बराबर जो भी दे रखा है, तो ये पूरा इस कंप्लीट को दर्शाएगा इसको। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, और अगर हम इस कर्व को लें तो ये किसको दर्शाएगा, केवल इसको दर्शाएगा। इससे नीचे नीचे देखो, ऊपर का कर्व तो इससे पूरा नीचे यहाँ तक दर्शाएगा, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक का दर्शाएगा। हमें केवल यहाँ तक चाहिए, जैसे हम करते थे ना कभी भी, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। और मान लो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दे दी कुछ भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दे दी 3 सेंटीमीटर, और पूछ ली भाई ये कितनी होगी, तो हम क्या करते थे, इस सब में से इस कंप्लीट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है उसमें से इसको घटा देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और जब ऐसा करते थे तो ये फाइंड होता था। अरे वही तो यहाँ काम कर रहा है भाई, इसको निकालोगे पूरा आएगा, इसको निकालोगे ये आएगा, चाहिए ये, तो करें क्या, अरे भाई ऐसा करो इसमें से इसको घटा दो भाई, इस सब में से अगर आप इसको निकाल देंगे तो यही तो रह जाएगा ना। तो मतलब ये आपको हमेशा इस तरह निकालने हैं, इंटीग्रेशन लिमिट a से b, और ये कितना हो गया, f1x माइनस f2x और dx। अगर आप इनको भी y1 y2 लेके चलें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a से b y1 माइनस y2 dx। तो यदि आपको दो वक्र दे रखे हैं और पता है कि ये दोनों वक्र अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनका अगर आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं, उनके बाद जो ऊपर का वक्र है उससे नीचे का वक्र को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ऐसे आपको उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल है, एक क्या दे रखा है, गिवन एग्जाम्पल है, ध्यान देना, और उसमें हम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो ध्यान देना, दो वक्र हैं, एक तो दे रखा है y = x², y = x² तथा नंबर सेकंड दे रखा है y बराबर x से या के मध्य का क्षेत्रफल, के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
मैंने कहा था दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। अगर दोनों वक्र, दो कंडीशन होंगी, एक तो ये होगी कि दोनों वक्र दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हों, एक ये होगी कि दोनों वक्र सिर्फ एक बिंदु पर काटते हों, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रखा है कि दो वक्र आपको गिवन है। अब पहले तो आप इनका क्या बनाओ भाई, बना के देखो कि एक बिंदु पर काट रहा है या दो पर, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वक्र ऐसा ही होगा, पैराबोला ही तो है ना ये। और बाई इक्वल टू एक्स इस तरह होता है। मतलब ये दोनों वक्र एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। एक तो देखो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अरे पहली जैसी कंडीशन बन गई ना, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य का क्षेत्र निकालना है आपको। मध्य का देखो, एक तो ये गया और एक ये गया, तो मध्य का ये हो गया, ये फाइंड करना है आपको। यहाँ तो हमें पता है, चलो भाई ये तो x इक्वल टू 0 ही है, इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, अब भाई दोनों वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड होगा। और हम करते क्या है भाई, जैसे कोई दो समीकरण दे रखे हैं, एक तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक बाई इक्वल टू एक्स है। हमें पता है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम करते क्या है कि जैसे ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, या तो फर्स्ट से सेकंड में बाई की वैल्यू रख दो या सेकंड से फर्स्ट में रख दो। तो हम क्या करते हैं, एक से बाई का मान 2 में रखने पर, अरे ऐसे तो करते आए ना अब तक, जैसे होती है ना विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वो पढ़ते थे, ठीक है। तो वही तो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से बाई बराबर एक्स स्क्वायर इसमें रखना है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इस एक्स को इधर ले आओ, काटना नहीं है कहीं, एक एक्स से एक एक्स काट दो, एक्स दोनों में कॉमन आ गया। मतलब एक तो आपको मिल गया x बराबर 0 और एक मिल गया x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1। x के दो मान मिले हैं आपको, एक तो 0, देखो यहाँ पे 0 मैंने कहा था ना, ये तो चलो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से होंगी, 0 से लेकर 1 तक होंगी। अब लिमिट तो 0 से लेकर 1 तक हो गई, लेकिन भाई ये क्षेत्र भी तो चाहिए ना। और मैंने कहा था जब भी इस लाइन की इक्वेशन को आप लेके चलोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो बात कर रहे हैं, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो लाइन की से तो आपको पूरा मिल गया, और जब आप इस परवलय को लेके चलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप करेंगे क्या भाई, ऐसा करो, इस लाइन की में से इस परवलय की जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वक्र का समीकरण है, आपको ये मिल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो मतलब ये आ गया कितना, लाइन तो बाई इक्वल टू कितना है, x है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है ना। अब आप इनका इंटीग्रेशन भी कर देना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और इनको सॉल्व कर देना। तो इस तरह आपको क्या मिलेगा कि कोई भी दो वक्र हैं और वो दोनों वक्र अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। इसी का जो केस नंबर सेकंड है, लास्ट है इसका, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका केस सेकंड है माय डियर, वो क्या कहता है, जब दोनों वक्र कहां पर है, एक बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। जब दोनों वक्र
किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आपको वक्र मिले हैं ना वो इस तरह मिले, जैसे एक वक्र ऐसे गया, एक ऐसे आ गया, कुछ भी हो सकते हैं वक्र, ठीक है ना। मतलब ये दोनों वक्र सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं केवल एक ही पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में मान लो ये x इक्वल टू ए है, भाई अक्ष को भी तो काट रहे हैं ना ये, हम सिर्फ वक्रों की बात कर रहे हैं, अक्ष की नहीं कर रहे, ठीक है ना। कि वक्र अगर दो बिंदुओं पर काटें तो क्या होगा और एक बिंदु पर काटे तो क्या होगा। यहाँ पर वक्र केवल एक दूसरे को एक बिंदु पर, भाई ये तो ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये कहीं पर नहीं काटेंगे। अब ये मत कहना सर ये आगे चल के घूम के काट लेंगे, तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है इनमें, ठीक है ना। हमारा सिर्फ यही है कि ये वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं काटेंगे तो काट रहे हैं भाई, यहां पर तो काट रहे हैं ना। मान लो ये x इक्वल टू सी हो गया। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा था जैसे आप लिमिट, जैसे ये x इक्वल टू बी था, जैसे आप लिमिट लेके चलते हो कि x इक्वल टू ए से बी ले लिया आपने, तो भाई ए से बी में एक बात तो देखो ना, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलोगे तो ये कर्व काम आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ये कर्व काम आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी आप भाई एक संग किस कर्व को लोगे आप, या तो इस कर्व को ही ले लो या इस कर्व को ही ले लो, ये थोड़ी है कि दोनों को ही एक संग ले लिया ना। आप ऐसे कर सकते हो भाई एक कर्व में से दूसरा कर्व घटा दो, क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। भाई ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ना तो इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। और हमें पता है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, भाई फाइंड तो ये एरिया ही करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए तो इस कर्व को काम में लेना है, और यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए इस कर्व को काम में लेना है हमें। तो इसको हमें किस तरह सॉल्व करना है, देखो जब हम ए से लेकर सी तक चलेंगे तो ये कर्व काम आएगा। मान लो ये y इक्वल टू f1x है वही, और ये y इक्वल टू f2x है, तो इसके लिए तो आ गया क्या f1x dx प्लस फिर आ गया c से लेकर b तक, और ये कितना आ गया f2x dx तक। मतलब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जैसे दो कर्व दे रखे हैं, एक तो देख लो अक्ष को कहाँ पर काट रहे हैं ये, फिर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बिंदु क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कौन सा कर्व काम में आ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कौन सा कर्व काम आ रहा है। जो जो कर्व काम आ रहे हैं उनको अलग अलग क्या कर देना है, उनका इंटीग्रेशन कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा, इनसे परिबद्ध क्षेत्र। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान देना, जैसे एक तो आ गया y इक्वल टू 2x आ गया, और एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तथा x अक्ष के मध्य x अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान देना, अब ये दो वक्र हैं, एक तो y बराबर 2x और एक x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। दोनों से परिबद्ध क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले तो इनकी आकृति देख लो क्या बन रही है। y बराबर 2x की तो इस तरह जाएगी, ये खुद किसका है, अंतःखंड को दर्शा रहा है, तो ये कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरह जाएगी। अब देख लो दोनों एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो लाइन हो गई y इक्वल टू 2x, और ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गई। अब हमें जो फाइंड करना है, देखो ये तो 0 है ही है, कोई दिक्कत ही ना है यहाँ, तो ये क्या होगा, अरे ये x अक्ष और इस लाइन का इंटरसेक्ट ही है ना, तो मतलब इस पॉइंट पर y तो 0 होगा, x 1 आ गया, तो x यहाँ पर 1 आ गया, 1 0 ही तो होंगे इसके निर्देशांक।
ठीक है ना। अब मतलब ये तो पता लग गया कि x बराबर 0 से 1 तक चलना है, लेकिन x बराबर 0 से जब आप 1 तक जाएंगे तो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कर्व काम कर रहा है, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये कर्व आ गया तुरंत। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को फाइंड करते हैं कि भाई ये बिंदु कौन सा है। अब ये बिंदु ज्ञात करना है भाई, एक तो हमारा इक्वेशन y = 2x है और एक है x + y = 1, 2 हो गई ना। और जो हमें फाइंड करनी है वो हमें इस बिंदु को निकालना है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का फंडा आप जानते ही हो, ठीक है ना सर। प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो आप क्या करो, 1 से 2 में मान रख दो। 1 से y का मान किसमें, 2 में रखने पर, जब 1 से आप y का मान 2 में रखेंगे तो ध्यान देना कितना हो गया, x + 2x = 1, तो x कितना आ गया, 1/3 आ गया। I mean ये जो पॉइंट होगा ना ये आ गया कितना, 1/3। तो इंटीग्रेशन जो हमारा ब्रेक हुआ है वो 1/3 पर हो रहा है। तो देखो ध्यान देना, एक तो आएगा 0 से 1/3। जब आप 0 से 1/3 जाएंगे तो यहाँ के लिए देखो भाई ये पूरा एरिया ही तो निकालना है ना, और ये निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये वक्र काम कर रहा है, तो यहाँ तो 2x आ गया, प्लस यहाँ से कौन करेगा, 1/3 से 1, और ये कितना आ गया, यहाँ से y का मान निकाल लो तो 1 - x और dx आ गया। इस तरह जो इसका आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है माय डियर। तो ये तो हो गए इनके कुछ अलग अलग क्षेत्रफल फाइंड करने के तरीके, मतलब जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म में वो हम जैसे ही अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताते हुए चलेंगे।